जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यारंभ में आपका स्वागत करता हूं। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल क्लास दोस्तों हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दो पार्ट करके हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। मतलब कि कहिए तो दो तरीके से पढ़ रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग जीएस का निचोड़, मतलब कि जिस बच्चे का दोस्तों सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनके लिए भी हम प्रयास रहते हैं, मतलब उनको भी दोस्तों उसका सिलेबस हम क्या करें क्यूब तरीके से दोस्तों कंप्लीट करवा रहे हैं। और साथ साथ दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर एक टॉपिक का दोस्तों, और सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों, और टॉपिक वाइज। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से कौन कौन से प्रश्न आज तक आपके बिहार पुलिस में पूछे गए हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, सभी चैप्टर को दोस्तों कर रहे हैं और हर एक सब्जेक्ट पर दोस्तों बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमारा दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री हो चुका है, मेडिएवल हो चुका है, और आपका ये वर्ल्ड हिस्ट्री हो चुका है दोस्तों। और पॉलिटी दोस्तों हमारा लास्ट क्लास है आज। तो इस तरह से हमारे इतने सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं। जिस बच्चे ने दोस्तों नहीं देखा है पीवाईक्यू सीरीज दोस्तों, वो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जा करके आप पीवाईक्यू जरूर देखिए। पीवाईक्यू देखने से दोस्तों क्या होता है कि आपको समझ आ जाता है कि जो जिस एग्ज़ाम को हमें देना है उसका प्रश्न पूछने का दायरा क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, 12th पास करने के बाद पार्ट 1 पार्ट 2 में आ जाते हैं, और बिहार सरकार के अंतर्गत जब वो पहली अपनी भर्ती भरते हैं, मतलब कि पहला जो अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो बिहार सरकार के अंतर्गत ज़्यादातर आपको बिहार पुलिस के ही दोस्तों भर्ती देखने के लिए मिलता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम 10th में लाएँ फर्स्ट डिवीज़न, 12th में लाएँ फर्स्ट डिवीज़न, मतलब कि हम तो फर्स्ट डिवीज़न ला करके बहुत ही अच्छा किए हैं, तो हम यहाँ तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान बात है। लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम और आपका जो 10th 12th में जो आप फर्स्ट डिवीज़न किए हैं, या मान लीजिए 70% 80% लाए हैं, वो दोस्तों अलग हो जाता है। वहाँ का दोस्तों जो सिलेबस होता है वो आपका एक निश्चित होता है, उसका दायरा आता है। लेकिन दोस्तों जो आप कंपटीशन लेवल में आते हैं तो वहाँ का दोस्तों जो दायरा होता है वो दायरे से दोस्तों बाहर हो जाता है। सिलेबस रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सिलेबस रहता है, लेकिन उस सिलेबस को दोस्तों आपको देखना पड़ता है कि कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं, कैसे कैसे क्या रहते हैं। तो उस तरीक़ा से अगर आप पढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो आप पहले ही दोस्तों जो होता है आपका, मतलब पहले ही चांस में दोस्तों आप अपना क्लियर कर सकते हैं अपना पीटी एग्ज़ाम दोस्तों। कब कर सकते हैं, जब आपको दोस्तों सिलेबस पता है, पीवाईक्यू मतलब कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट से, उस पर आप अगर अपना पकड़ बनाए तभी दोस्तों। तो पीवाईक्यू सीरीज दोस्तों करना सभी बच्चों के लिए क्या अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा हम समय ना गवाते हैं, और अपना आज जो लास्ट हमारा है टॉपिक आज, मतलब कि लास्ट मतलब कि पॉलिटी का पार्ट 3 है। इसके बाद दोस्तों हम किसी अगले सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज दोस्तों बात करेंगे हम लोग योजना आयोग नीति आयोग के बारे में। आपको पता है कि योजना आयोग के बारे में, जब हमारा देश दोस्तों स्वतंत्र हुआ था, देश की स्थिति दोस्तों बहुत ही क्या थी, दयनीय थी। तो उस स्थिति को उबारने के लिए जो तत्कालिक सरकार थे, मतलब कि पंडित नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था क्या करेंगे हम 5-5 साल का दोस्तों एक बनाएंगे एजेंडा, मतलब 5-5 साल का, कि हाँ हम अपने भारत के कौन कौन से क्षेत्र पर हमको काम करना है, उस पर क्या करेंगे, लगातार 5 साल तक ध्यान देंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, अपने जो हमारी स्थिति है दयनीय उसको दोस्तों सुधार सकते हैं। तो उसी को सुधार करने के लिए दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई थी। मतलब जो पंचवर्षीय योजना है उसका संचालन करने के लिए ये दोस्तों 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था। इसके अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और इसी का दोस्तों स्थान ले लिया है कौन, नीति आयोग। अब इसको दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। 12 पंचवर्षीय योजना आने के बाद दोस्तों योजना आयोग दोस्तों क्या हो गया, खत्म हो गया है, और इसका स्थान कौन ले लिया दोस्तों, नीति आयोग। इसके भी अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अगर पूछा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी क्या होगा, 2015। बोलेगा योजना आयोग को खत्म कब किया गया, 2014। ये प्रश्न याद रखिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं। पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, तो अब क्या कहलाता है, तो नीति आयोग कहलाता है दोस्तों। ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी उनके द्वारा दोस्तों इसको खत्म करके और नीति आयोग की स्थापना किए गए। 1 जनवरी 2015 को हम बता दिए। इसका गठन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग क्या है, तो योजना दोस्तों एक कार्यकारी निकाय है, मतलब ये संवैधानिक नहीं है और ना ही ये स्वायत्त निकाय है दोस्तों। क्या है, कार्यकारी निकाय है, मतलब कि ये कार्य करने के दोस्तों इसको बनाया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों ये उस समय के ये करंट अफेयर के अंतर्गत आता है। अभी आप सुब्रमण्यम है, देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों इसके अनुसार ये हमारा आंसर सही अभी नहीं है, याद रखिएगा। अभी देख लीजिएगा उपाध्यक्ष अभी, हाँ सुब्रमण्यम सीईओ हैं आपके, उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी है, देख लीजिए, बेटी नहीं है बेरी है, सुमन बेरी। नेशनल आयोग का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब कि नीति आयोग जो होता है उसका आपको कभी कभी फुल फॉर्म दे देता है कि नीति जो लिखते हैं हम लोग, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इसको भी।
आगे हम लोग बात करते हैं, आगे है कि पंचायती राज की प्रमुख समितियां। तो पंचायती राज पता है कि हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन द्वारा एक नई अनुसूची जुड़ी गई थी, कौन सी, 11वीं। अब पंचायती समिति में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। चलिए तो हम बात करते हैं। तो कौन समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, मतलब कि चुनाव से संबंधित नहीं है, तो ये थुंगन समिति दोस्तों आपका क्या है, चुनाव से नहीं। थुंगन का संबंध किससे, तो पंचायत से। पीके थुंगन समिति आपका 1988 में आता है दोस्तों, जो पंचायती राज को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात करता है। बाकी जो आपका तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता समिति दोस्तों सब आपका चुनाव में सुधार करने को दोस्तों है, ये ध्यान दीजिएगा। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है दोस्तों, तो ये अशोक मेहता समिति जो आपका 1977 में आया था। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, सिफारिश किया था कि जो आपका सबसे पहले कि जो अशोक मेहता आया था दोस्तों, ये 2 स्तरीय पंचायती के व्यवहार के थे, मतलब 2 स्तर का, याद रखिएगा। मतलब कि जो ब्लॉक लेवल पे वो और जिला स्तर पर वो, मतलब ग्राम पंचायत की दोस्तों इन्होंने बात नहीं की थी। तो इससे प्रश्न क्या है कि पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की, मतलब जो राजनीतिक दल है वो भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, सहभागी बन सकते हैं पंचायत के चुनाव में। तो ये अशोक मेहता ने दोस्तों इन्होंने अपना कहा था। 2 स्तरीय पंचायत के बारे में बता दिए आपको। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य, लोक लेखा बताया थे कि 3 वित्तीय समिति आपको प्रमुख रूप से याद रखना है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम के समिति। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 30 को 30 दोस्तों क्या होते हैं, आपके लोकसभा के होते हैं। लेकिन लोक लेखा में जो होते हैं दोस्तों 22 होते हैं। 22 में से आपके 15 होते हैं कहाँ से, लोकसभा के, और 7 होते हैं राज्यसभा के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, तो सरकार की वित्तीय समिति है दोस्तों। संसद की प्राक्कलन समिति क्या है, तो दोस्तों ये एक अस्थायी समिति है। क्या है दोस्तों, एक ये अस्थायी समिति है। जो लोकसभा क्या होते हैं, केवल और केवल इसमें सदस्य होते हैं और कुल 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई लेना देना दोस्तों नहीं होता। और इसकी स्थापना दोस्तों आपका क्या है, 1950 में किया गया था। लेकिन आपसे पूछ दे कि सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कौन, लोक लेखा समिति, जिसकी स्थापना दोस्तों 1921 में हुई थी, 1919 के अधिनियम द्वारा। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। मतलब मान लीजिए आपको चुनाव लड़ना, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष या उससे ऊपर। 18 वर्ष तो वोट देने के लिए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों आपकी उम्र कितना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त किया था, मतलब सुंगलू एक समिति बना था, वो किसके लिए बना था दोस्तों, तो 2010 में कॉमनवेल्थ खेल हुआ था दोस्तों, उसके लिए दोस्तों इसकी नियुक्ति की गई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। और भी अलग अलग समितियाँ दी गई है, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी समिति दी गई है। तो सुंगलू समिति हम लोग देख लिए। राज्य समिति आपका है कृषि जोत कर, वांचू समिति है आपका प्रत्यक्ष कर, सकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध के बीच में, राजा चलैया मतलब राज चलैया जी बोलते हैं इनको, कर सुधार के लिए, मालेगांव समिति है प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए, दीपक पारिक समिति है आधारभूत संरचना के वित्तीय मामलों में सुझाव देने हेतु, और आदर्श सोसाइटी घोटाला समिति है सरकारी गृह निर्माण में घोटाले हेतु, और लवासा समिति है 7वें वेतन आयोग की समीक्षा हेतु। जो आपका 7 पे कमीशन आया था दोस्तों, उसकी समीक्षा के लिए दोस्तों ये बना था। बलवंत राय मेहता जो आपका 1957 दोस्तों क्या था, ये समिति आया था बलवंत राय मेहता। तो इन्होंने पंचायत के मतलब कि पंचायत के बारे में दोस्तों सिफारिश की थी। कितने स्तर की, तो 3 स्तर की, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा दोस्तों क्या होता है, फिर इन्हीं के कहने पर 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। कहाँ पर, तो राजस्थान के नौगढ़ जिले में। याद रखिएगा पंचायती राज को लागू किया गया कब दोस्तों, तो ये 1959 में लागू किया गया था। कहाँ पर, तो राजस्थान के नागौर जिले में दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। अब आते हैं आगे, फिर 73वां संविधान संशोधन के बाद उसको क्या गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो हम लोग बात कर लिए राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। आगे आते हैं कि पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन कौन थे, तो पहले दोस्तों आपका लागू होता है आपका अक्टूबर में, आपका कहाँ पर, तो राजस्थान में। उसके बाद नवंबर में दोस्तों लागू होता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में तो क्या होता है, लागू होता है आपका ये दोनों नहीं, ये दोनों चीज़ आपकी याद रखिएगा। अक्टूबर में दिया है आपको 2 अक्टूबर 1959 और 11 अक्टूबर मतलब 9 दिन के बाद दोस्तों क्या होता है, लागू होता है। कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, तो ये लोक लेखा समिति जो होती है दोस्तों, ये क्या होता है, ये ऑडिट जो सदस्य होते हैं उनकी जांच। ये लोक लेखा समिति मतलब कि जो कैग है जिसका हम बताए थे उल्लेख 148 में किया गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में है जो। तो ये जो रिपोर्ट दोस्तों बनाता है तो उसकी जो जांच करता है वो लोक लेखा समिति है जो इसकी जांच करता है। जो लोक लेखा समिति होती है इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष पार्टी के होते हैं। तो सरकार जो भी कुछ कम कर रही है, मतलब इनको सरकार की जो भी रिपोर्ट तैयार की थी ये निश्चित रूप से क्या करते हैं, उसकी जांच करते हैं कि हाँ जो रिपोर्ट बना है
वो सही है कि नहीं दोस्तों। तो लोक लेखा समिति याद रखिएगा, लोक लेखा समिति के बारे में हम बात कर चुके हैं दोस्तों। 1921 में इसकी स्थापना सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो जो राज्य वित्त आयोग करेगा, लेकिन वो राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे, किसे सिफारिश करेंगे हम लोग? तो राज्यपाल से करते हैं दोस्तों। जो पंचायत को क्या वित्त है, वित्त कितना मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। पंचायत के लिए दोस्तों क्या होता है, वित्त आयोग की स्थापना होता है। भी क्या होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। उसकी स्थापना करते हैं कौन? राज्यपाल ही करते हैं। याद रखिएगा ये बात को। कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है यहाँ पर सुमेलित कौन नहीं है। मतलब यहाँ जो संविधान था उसकी जो समिति कुछ दिया है, कुछ अलग से भी दिया है। तो संघीय समिति क्या, तब बता दिए। जहाँ पर संघ की बात आएगा पंडित नेहरू जी का नाम लीजिएगा। प्रारूप समिति को पता है, बी आर अम्बेडकर जी थे, इसमें 7 सदस्य थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और 6 अन्य दोस्तों। संचालन समिति के एम मुंशी नहीं। संचालन समिति कौन थे दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सो बाकी राज्य समिति आपको कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का संबंध था। ठीक है ये। तो संचालन समिति कौन कर रहे थे? तो हमारे देश के प्रथम जो राष्ट्रपति थे दोस्तों, वही क्या कर रहे थे, संचालित कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसके संघीय समिति के बारे में बात कर लिए, प्रारूप के बात कर लिए। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, राज्य समिति हो गया पंडित नेहरू, आवास समिति दोस्तों वी पट्टाभी सीतारमैया, इनका भी नाम याद रखिएगा। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति है आपको? तब पंचायत से संबंधित आपको पता है, बलवंत राय मेहता 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में इन्होंने बात किया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ दोस्तों, वो आपका ये नियोगी समिति था, उसके कहने पर दोस्तों ये हुआ था। इसको भी ध्यान रखना आपको। आगे आते हैं हम लोग। सॉरी, हाँ ये है, क्या हो जाएगा, राजमन्नार याद रखिएगा। तो आपका है अनुच्छेद 263 में आपका क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के बारे में। और इसके जो स्थापना करते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। ये भी ध्यान आपको रखना है। एक नोट याद रखिएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन केंद्र सरकार द्वारा गठित सरकारी आयोग जो आपका दोस्तों केंद्र राज्य संबंध के बीच में जो ये संबंध बनाने के लिए गठन किया था, उसके दोस्तों सिफारिश पर दोस्तों किया गया था। इसको भी ध्यान देना है। कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? मतलब चुनाव से संबंधित कौन है? तभी हम बात किए थे आपका दिनेश गोस्वामी, तारकुंडे समिति, ये सब क्या चुनाव संबंधित है। बाकी जो JVK राव समिति हो गया, अशोक मेहता हो गया, सिंघवी समिति, सब क्या पंचायत से, ये सब क्या दोस्तों, तो ये सब पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। ये भी ध्यान आपको देना है। आगे आते हैं कि 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो BR अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे, ये KM पन्नीकर नहीं थे। जो KM पन्नीकर देख रहे हैं दोस्तों, ये सदस्य उसके नहीं थे। बाकी KM मुंशी थे और ये VL मित्र भी दोस्तों क्या थे, उसके सदस्य थे साथ में। आगे आते हैं कि कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति के जो होते हैं, तो प्राक्कलन समिति के जो 30 सदस्य होते हैं, आपको पता है कि 30 के 30 कहाँ होते हैं दोस्तों, लोकसभा से होते हैं। तो अध्यक्ष भी कहाँ से चुना जाएगा दोस्तों, तो लोकसभा से चुना जाएगा। तो सत्ताधारी दल के लोग कौन होते हैं, जो दोस्तों लोकसभा में अपनी बहुमत प्राप्त किए रहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं अनिवार्य रूप से क्या होते हैं दोस्तों, वो सत्ताधारी, जिनकी सरकार होती है दोस्तों, वही अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा इसकी बात को भी। बाकी उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कौन सी पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं? कौन कौन यहाँ पर अंग दिख रहा है? तो आपके ग्राम पंचायत आपको दिख रहा है, ब्लॉक समिति मतलब जिसको हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं, जिला परिषद ये भी है, मतलब 2, 3, 4। वो ग्राम सभा दोस्तों आपका अंग नहीं है, बल्कि वो ये ग्राम सभा दोस्तों इसके अंतर्गत आ जाता है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपका आ जाता है। तो हमारा 2, 3, 4 हो जाएगा। याद रखिएगा 2, 3, 4 मतलब पंचायती व्यवस्था जो हमारे भारत में 3 स्तरीय है। तो पहला पे कौन है, दूसरा पे कौन, तीसरा पे कौन है? तो पहला पे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा पे है आपका ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिसको हम लोग ब्लॉक समिति बोल सकते हैं। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका कौन, तो जिला परिषद। इसको भी ध्यान दीजिएगा। कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य संबंधित है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दिए थे। 16वीं समिति बनी थी 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जुड़ा था। फिर 86वां संविधान संशोधन से आपका कौन सा जुड़ा था, 11वां, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के बारे में। मूल कर्तव्य के लिए देखिए यहाँ पर समिति कौन सी बनी थी, तो इसके बारे में बात कर चुके हैं। 16वीं समिति, सरदार स्वर्ण सिंह बोले या स्वर्ण सिंह बोले दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं, चुनाव सुधार संबंधी समिति नहीं है। तो कौन चुनाव सुधार संबंधी नहीं है? तो हम लोग अभी देखे थे, पहला क्वेश्चन ही हमारा था ये, दिनेश गोस्वामी हम लोग देखते थे, तारकुंडे देख लेते, चुनाव से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति भी था, और वाई के अलग समिति दोस्तों, ये आपका चुनाव से संबंधित नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमको और छाटना था, ये दोस्तों आपका चुनाव संबंधित नहीं है, बल्कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र था उसमें जो गरीबी रेखा था उसकी जांच के लिए दोस्तों ये समिति बनी थी।
कि किसको हम गरीबी रेखा के नीचे रखेंगे, किसको गरीबी रेखा से ऊपर रखेंगे दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। आगे है कि कौन सी समिति जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। तो दिलीप सिंह भूरिया समिति जो बना था दोस्तों, ये जनजातीय क्षेत्र में है, वहाँ पर पंचायती राज को मतलब कि व्यवस्थित तरीके से लागू करने के दोस्तों ये क्या बना था, दिलीप सिंह भूरिया समिति की स्थापना दोस्तों की गई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है बिहार पुलिस के अंतर्गत ही, ये भी ध्यान रखना है आपको। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। तो दोस्तों ये आपका डीपीएससी पढ़ते होंगे, तो डीपीएससी में दोस्तों आपका अनुच्छेद 40 में देखे होंगे, जहाँ पर क्या है ग्राम पंचायत के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो इसी के दोस्तों निर्देशानुसार किया हुआ 73वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1992 में, और पंचायत को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपके समझ पे ही दोस्तों क्या है निर्भर करता है कि आप किस तरह से समझे हैं प्रश्न को, तो आप सही कर सकते हैं। बस रटने से दोस्तों आपका रिजल्ट बहुत मुश्किल है आना। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। तो पंचायत के जो वित्तीय समिति ये बता दिए थे कि राज्य वित्त आयोग करता है। कौन करता है, राज्य वित्त आयोग, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल दोस्तों करते हैं 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए करते हैं, 5 वर्षों के लिए, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि पंचायत राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम बताइए। तो सर्वोच्च कौन है, तो ग्राम स्तर पर क्या है आपका ग्राम पंचायत हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर आपका हो गया पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक स्तर पर होता है, जिसको ब्लॉक समिति बोल सकते हैं। और जिला स्तर पर क्या होता है, जिला परिषद होता है। क्या होता है, जिला परिषद होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जिला परिषद। तो उम्मीद करते ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों। त्रिस्तरीय बोलेगा तो किनका था दोस्तों, तो बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था दोस्तों, तो राजस्थान, ये हम लोग देख चुके हैं। दूसरा कौन था आपका, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा इसको भी। अगर पंचायती राज दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, ये भी ध्यान आपको देना है। फिर पूछ रहा है आपसे कि पंचायती समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुनाते हैं। तो दोस्तों पंचायत समिति के जो सदस्य अक्सर वो 5 वर्ष के लिए चुनाते हैं। अगर 5 वर्ष से पहले ही दोस्तों कुछ घटना घट जाता है और पंचायत का चुनाव पुनः कराना है तो 6 महीने के अंदर क्या करना है दोस्तों, करा देना चुनाव को दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ दिया आपको पॉइंट। अब आते हैं बात करते आपात उपबंध पे बात करते हैं। तो आपात उपबंध क्या होता है, तो आपात के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो कौन निलंबित कर सकता है, तो आपका राष्ट्रपति करता है। आपको पता है कि जब आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तो क्या होता है कि आपके जो मौलिक अधिकार दोस्तों वो निलंबित हो जाते हैं, और देश में जो सत्ता किसके हाथ में आता है दोस्तों, शासन प्रशासन, वो राष्ट्रपति के दोस्तों हाथों में आ जाता है दोस्तों। तो इसी स्थिति में क्या होता है कि जो आपके पास मौलिक अधिकार है सभी क्या होते हैं दोस्तों, निलंबित हो जाते हैं, बल्कि 2 को छोड़ करके, 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जितने मौलिक अधिकार उसमें निलंबित हो जाते हैं। ये 20-21 जो है दोस्तों आपका 359 के द्वारा क्या होता है दोस्तों, संरक्षित रहता है। अनुच्छेद 359 के द्वारा ये संरक्षित रहता है, मतलब ये दोस्तों खत्म नहीं होता। बाकी आपका जो 358 अनुच्छेद के द्वारा क्या होता है, जो भी अधिकार आपको अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं, 19(1), 19(2), 19(3) में जो दिए गए हैं, ये क्या होता है दोस्तों, निलंबित हो जाता है। और बाकी जितने अनुच्छेद है वो दोस्तों 359 के द्वारा निलंबित हो जाते हैं। क्या बोले हम, याद रखिए कि अनुच्छेद 19 में जितने भी प्रकार की आपको दी गई है स्वतंत्रता, वो 358 के द्वारा दोस्तों आपातकाल में निलंबित हो जाती है। और बाकी जितने भी आपके बच्चे कुछ अनुच्छेद हैं दोस्तों, वो 359 के द्वारा क्या होता है, निलंबित होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बाकी आपातकाल के बारे में आपको पता है, 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल दोस्तों। आगे बात करते हैं कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो 1 महीने के अंदर क्या दोस्तों अनुमोदन हो, मतलब कि उसको पारित हो जाना चाहिए दोस्तों 1 महीने के अंदर। बाकी आपातकाल का उल्लेख दोस्तों 300 आपका भाग कितना है, भाग 18 में 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक किसी के बीच में आपका 3 आपातकाल है। 4 जोड़िएगा, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, फिर 4 जोड़िएगा तो राष्ट्रपति शासन 356, और फिर 4 जोड़िएगा इसमें तो 360 आ जाएगा, वित्तीय आपातकाल आ जाएगा दोस्तों। वित्तीय आपातकाल भी हमारे तक देश में लागू नहीं हुआ। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो दोस्तों ये 1975 में की गई थी, आंतरिक गड़बड़ी के कारण। क्या हुआ था, आंतरिक गड़बड़ी के कारण इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का दोस्तों कंडीशन होता है युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, जिसको हम लोग 44वां संविधान संशोधन के द्वारा वो जो आंतरिक अशांति है दोस्तों 1978 में उसको एक नए शब्द से बदल दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। क्या बोलते हैं, सशस्त्र विद्रोह, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। आगे है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो बताएं कि 1968 में राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हुआ था।
हमारे बिहार में लगभग दोस्तों 8 बार क्या है लागू हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पहला बार हुआ था आपका 1968 में, फिर आपका 1969 में, फिर 72, 75, 80, 95, 99 और 2005। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभी तक हमारे देश में, हमारे बिहार राज्य में 8 बार लागू हुआ है। पहला राज्य जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है अनुच्छेद 356, वो दोस्तों क्या है, पंजाब है। और सबसे ज़्यादा बोलेगा दोस्तों यूपी में सबसे ज़्यादा क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो हमारे बिहार में पहली बार 1968 और अंतिम बार दोस्तों 2005, दोनों याद रखिएगा आप। आगे आते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो आपका बता दिए 356। केवल क्या होगा, केवल 2 होगा आपका आंसर। एक मिनट रुक जाइए, क्या बोला था, हाँ, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया, अच्छा, हाँ, ये जो आपका ये भाग 19 है, भाग 19 है, उसमें भी दोस्तों क्या है, ये अनुच्छेद 365 है दोस्तों। उसके संचालन के लिए क्या है दोस्तों, आपका 365 के द्वारा भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसका दोस्तों ये भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, मतलब अनुच्छेद 365 दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। देखिए दिया अनुच्छेद 365 के तहत यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस हालात में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार को कोई दिया निर्देश दिया कि आप इस तरह से काम कीजिए, तो दोस्तों ऐसा नहीं करने पर दोस्तों क्या होता है, ये लागू हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है, तो जो दोनों सदन है संसद का दोस्तों वहां से पारित होना दोस्तों क्या है, जरूरी है, नहीं तो क्या हो सकता है, समस्या हो सकता है। और ये जो पारित होता है वो विशेष बहुमत से होता है, मतलब कि 2/3 बहुमत से क्या होता है दोस्तों 1 महीने के अंदर पारित होना आवश्यक होता है। भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है, तो 3 बार लागू हो चुका है भैया। कब कब, तो 1962 में लागू हो चुका है, 1971 में हुआ है और 1975 में हुआ है। 2 बार जो हुआ है आपका, ये जो दोनों दिख रहे हैं 62 और 71, ये क्या हुआ दोस्तों, युद्ध के समय, मतलब कि बाहरी आक्रमण के समय भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था आपका 1971 में दोस्तों। और ये 1975 में दोस्तों आंतरिक अशांति के कारण दोस्तों देश में आपातकाल लागू हुआ था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 1965 में दोस्तों आपातकाल लागू नहीं हुआ था, बल्कि जो 1962 में आपातकाल लागू हुआ था ना, उसी को क्या किया गया था, आगे बढ़ा दिया गया था दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा आप, ये भारत पाकिस्तान के समय युद्ध था 1965 में, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार को प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित नहीं है। तो बता दिया था अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके पास मौलिक अधिकार सब निलंबित हो जाते हैं। वही 358 और 359 के हम लोग बात किए थे। 358 से आपका 19 जो है, 19 में जितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्रता है वो खत्म होता है, और 359 दोस्तों आपका 20-21 को संरक्षित करता है, बाकी सबको खत्म करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो 101 संविधान संशोधन के बारे में बता दिए थे, जीएसटी के बारे में। 102 दोस्तों आपका जो है ओबीसी के बारे में बता दिए थे। 103 है जो आपका ईडब्ल्यूएस के बारे में। 104 जो बता दिए थे, जो संवैधानिक दर्जा खत्म किया था किसका, तो एंग्लो इंडियन का दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 101 जीएसटी के लिए हो गया, ये ओबीसी के लिए हो गया, और ये ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया 10% आरक्षण के लिए। और जो समाप्त किया गया था आंग्ल सीट, मतलब कि जो एंग्लो इंडियन उनके सीट को दोस्तों, उसके बारे में तो याद रखिएगा। अभी तक हमारे संविधान में दोस्तों 106 संविधान संशोधन हुआ है। 106वां जो है महिलाओं के लिए था, जो इसमें आरक्षण के बारे में दिया था कि संसद में उनको, संसद या विधानसभा में 33% का आरक्षण मिलेगा दोस्तों उनको। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन निम्न से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो आप देखते हैं कि प्रस्तावना में दोस्तों, प्रस्तावना की यहाँ बात की है तो समाजवाद जोड़ा गया था, पंथनिष्ठ जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, लेकिन ये नहीं जोड़ा गया था, कौन, आपका गणराज। तो ये याद रखिएगा, हमेशा ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया था। ये जो 24वां संविधान संशोधन था दोस्तों, जो इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, तो उन्होंने दोस्तों क्या किया था कि कोई भी संविधान संशोधन होता है तो वहाँ राष्ट्रपति क्या है, उसको सहमति देने के लिए दोस्तों अनिवार्य है। राष्ट्रपति के पास जो अनुच्छेद 111 है, उसमें जो भी आपका पुनर्विचार के लौटाना है, पूर्ण वीटो लगाना है, पॉकेट वीटो लगाना, वो सब कुछ नहीं है। आपके पास गया बिल तो अब क्या करना है, आपको वहाँ पर परमिशन देना ही देना है दोस्तों। उसके बाद आता है कि संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों में नीति निर्देशक तत्व को कानूनी वैधता प्रदान की गई थी दोस्तों। तो ये आपका है 42वां संविधान संशोधन। कौन है 42वां संविधान संशोधन, इसको ध्यान दीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो क्या हुआ था आपका 14, 19, 31 में कुछ अधिकार आपको प्रदान किए गए थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। डीपीएसबी की बात की गई है।
आगे बात करते हैं किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, मतलब क्या किया गया था, बाध्य बना दिया गया था। तो ये भी 42वां संविधान संशोधन दोस्तों इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। तो राष्ट्रपति को मतलब कि एक कठपुतली की तरह दोस्तों यूज करने के लिए यहाँ पर बाध्य कर दिए थे कि आपको मंत्रिपरिषद का बात मानना है तो मानना है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का जो निजी संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से जो संपत्ति का अधिकार था उसको निकाल दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों निकाल करके उसको 300 में रख दिया गया था। इसकी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायत, और 74वां में दोस्तों क्या था आपका, तो नगरीय स्वशासन। ये भी ध्यान रखिएगा आप, बाकी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांत को दोस्तों श्रेष्ठ माना गया? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों क्या है, एक बहुत बड़ा संशोधन इसमें देखा गया है, इसीलिए इसको दोस्तों क्या करते हैं, मिनी संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा। तो 42वां संविधान दोस्तों कहलाता है, जो 1976 में दोस्तों इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। इसमें बहुत बड़ा फेरबदल देखने के लिए आपको मिलता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां संविधान संशोधन। जिस तरह से राष्ट्रपति को दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार में सब बाध्य बना दिया गया था, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार जाती है, मतलब कांग्रेस की सरकार जाती है, और हमारे भारत में 1977 में दोस्तों एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे समय के बाद दोस्तों क्या होता है, एक नई पार्टी की सरकार बनती है। किसकी? जनता पार्टी की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, तो मोरारजी देसाई जी। तो जो भी इंदिरा गांधी जी द्वारा किए गए कार्य होते हैं संविधान में दोस्तों, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें सुधार करने का काम करते हैं दोस्तों, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रस्ताव उनके पास गया हस्ताक्षर के लिए, सहमति के लिए, तो वो पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, पुनः लौटा सकते हैं दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो 73वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका कि मतलब पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो आपका जो 73वां है संविधान संशोधन दोस्तों आपका ये जो मेघालय मणिपुर में आपका है, ये जो मेघालय देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर देख रहे हैं और नागालैंड देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आपको पंचायत देखने के लिए दोस्तों नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा, मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड दोस्तों 73वां संविधान संशोधन यहाँ पर लागू नहीं है। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। आगे है कि संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह बता दिया था कि जो आंतरिक अशांति था उसको दोस्तों क्या किया जाएगा, नया नाम दे दिया। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों ये बदलाव किया गया था, तो इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। उद्देशिका में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो इसको हम बार बार बता रहे हैं कि इससे प्रश्न ये आपसे बार बार पूछ रहा है। तो ये 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता, ये तीनों याद रखिएगा, बाकी आपको पता होगा सब चीज़ के बारे में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ विषय को क्या किया गया था, राज्य सूची से निकाल के संवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इनमें से कौन नीचे गलत है, मतलब कुछ के जो राज्य सूची का विषय है दोस्तों उसको क्या किया था, संवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो कौन इसमें से क्या है आपका गलत है? तो शिक्षा और वन को दोस्तों निकाला गया था, डाला गया था। ये क्या है आपका संवर्ती सूची का विषय है। वन, जंगली जानवरों को, वन्य जीव है दोस्तों, वहाँ जंगली जानवर की बात नहीं की है, बाकी वन जीव है वहाँ पर बात किया गया। तो ये जंगली जानवर के बारे में नहीं है, वन के बारे में है, लेकिन जंगली जानवर के बारे में दोस्तों नहीं है। तो वहाँ पर वन्य जीव के संरक्षण के बारे में दोस्तों बात नहीं है, वन्य जीव को ही डाला गया है। बाकी शिक्षा, पक्षियों का संरक्षण है दोस्तों, आपका वन एवं स्थानीय सरकार के बारे में दोस्तों वहाँ पर बात किया गया। तो आपका गलत कौन है दोस्तों? तो गलत आपका ये है। यहाँ पर आप सारे विषय आपको दिए गए हैं। आपको पता है कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के क्या है, तो सूची दी गई है जिसपे सरकार को कानून बनने का अधिकार दिया गया है। तो चलते हैं हम आगे हमारा है कि भारतीय संविधान ने किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद को मंत्रियों की संख्या निश्चित की गई, सीमित कर दी गई है। तो 15% का आपको बताया था फॉर्मूला कि लोकसभा विधानसभा, वहाँ पर कुल जितने भी विधानसभा या लोकसभा सीटें हैं तो उसके 15% से अधिक मंत्री किसी भी सरकार के मंत्री परिषद दोस्तों नहीं हो सकता था। ये कौन सा था दोस्तों? तो 2003 में हुआ था आपका 91 नंबर का संविधान संशोधन, इसके द्वारा ये दोस्तों तय किया गया था। लेकिन 12 से दोस्तों कम नहीं हो सकता है, 12 से कम भी नहीं रख सकते हैं आप अपने मंत्री परिषद में मंत्रियों को। आगे आते हैं हम लोग। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, देखिए प्रस्तावना में फिर दे दिया, तो कौन सा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। तो 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना फिर दे दिया। प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन से विशेषता जोड़ी गई थी? तो कौन जोड़ी गई थी? तो पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, बाकी आपको ये सब जोड़ा हुआ नहीं गया था। तो चलिए हम देखिए इस तरह से आगे है कि समाजवादी कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन आप वहाँ से परेशान होइएगा नहीं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान, अब हम आते हैं राजभाषा में।
8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में आपका अभी वर्तमान में 22 भाषा है। मूल संविधान में बोले तो 14 भाषा था। बाकी आपको बता दिए थे 21वां संविधान संशोधन के बारे में 71वां और 92 नंबर का था दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, इसमें 8 और जुट करके दोस्तों 22 हो गया था। इस सारी कहानी हम आपको जीएस के निचोड़ में बता चुके हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों आप प्रीवियस से लगाइएगा, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। आगे कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो तमिल दोस्तों सबसे प्राचीन है। तमिल सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा बोल दे, प्राचीन भाषा बोल दे, या जो भरतनाट्यम वहाँ का है तमिलनाडु का दोस्तों, वो भी क्या सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य दोस्तों उसको माना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं कि किस हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार हुआ पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कौन सा था दोस्तों? तो सबसे पहले स्वराज शब्द के बारे में किसने प्रयोग किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं दोस्तों। उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले स्वराज शब्द का दोस्तों प्रयोग किया था। वहीं पर बोलेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोस्तों? तो 1906 में दोस्तों जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, वहाँ पर दोस्तों स्वराज की बात वहाँ पर होती है। ये भी ध्यान दीजिएगा आप। ये अपनी पुस्तक जो सत्यार्थ प्रकाश था उसमें दोस्तों 1875 में स्वराज शब्द के बारे में उल्लेख किए थे। दयानंद सरस्वती जी का नाम याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, राजभाषा हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं क्या, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, और प्रश्न नहीं देख लेते हैं, नहीं और तो नहीं है। अब आते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में दोस्तों किया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर मतलब कि भारत सरकार का वकील बोलिए, कुछ भी बोलिए, या भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी बोलिए। तो दोस्तों भारत का महान्यायवादी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। अब आते हैं आगे हम लोग, आगे है कि जो भारत के कैग, जिसको नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कैग हो गया, महान्यायवादी हो गया, सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपके ये राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर वर्तमान में जो के वेणुगोपाल दिया है दोस्तों, ये महान्यायवादी ये नहीं है, अभी वर्तमान में आपके आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी। इनका नाम याद रखिएगा, ये याद मत रखिएगा, अगर रिवीजन करते हैं तो इनका नाम याद मत रखिएगा। अभी आर वेंकट रमनी है वर्तमान समय में, याद रखिएगा, दिमाग में डाल दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला है कि भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो जिस तरह से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी तरह से दोस्तों इनको हटाने का प्रक्रिया है। मतलब कि संसद में क्या करता है, प्रस्ताव पास करके। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, उच्चतम न्यायालय के, उनके बाकी इनका कार्यकाल दोस्तों आपको पता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष दोस्तों होता है, जो पहले पूरा हो जाए। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? कोई भी खर्चा होता है तो टिप्पणी करने का मत, जांच रिपोर्ट तैयार करने का मत करता है कौन दोस्तों? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का काम है दोस्तों ये करना। भारत का अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? वही अटॉर्नी जनरल मतलब हो गया भारत के महान्यायवादी दोस्तों, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा भी सकते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति हम लोग देख चुके हैं, राष्ट्रपति करते हैं। आगे है अनुच्छेद 76 बता दिए थे, उनका उल्लेख किया गया है। आगे के भारत के महान्यायवादी को हटा सकता है, तो कौन हटा सकता है दोस्तों? तो इसके लिए जो राज्यपाल, तब संसद में नहीं जाना है, बस राष्ट्रपति मतलब उनको हटा सकता है। मतलब राष्ट्रपति को और राज्यपाल को दोस्तों, ये दोनों क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, याद रखिए। कौन? महान्यायवादी। और जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब चाहेंगे राष्ट्रपति उनको बना सकते हैं, जब चाहेंगे उनको हटा सकते हैं। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, क्या होता है? तो एक न्यायिक सलाहकार होता है। क्या होता है? न्यायिक सलाहकार। जिस तरह से भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के वकील होते हैं, तो इन्हीं की सहायता करने के लिए तो एक सॉलिसिटर जनरल होता है। क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। ये भी क्या होते हैं? न्यायिक सलाहकार होते हैं, जो उनका सहायता करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं राजनीतिक दल के बारे में। तो भारत में क्या है दोस्तों? भारत में एक दलीय है, द्विदलीय है कि बहुदलीय है? तो बहुदलीय। आप देखते हैं कि दल मतलब पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, इस तरह जो पार्टी है वो। तो हमारे भारत में दोस्तों क्या बहुदलीय व्यवस्था है, याद रखिएगा। वही दल बदल को रोकने के लिए आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, और उसके लिए दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। 10 से 10, 10 से दल बदल, ये भी ध्यान रखना है। राजनीतिक दल आवश्यक है तो लोकतंत्र को दोस्तों बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास लोकतंत्र में राजनीतिक दल के विकल्प हैं। तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक ही दल है,
तो जो है सर्वे सर्वा दोस्तों वही दल रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास विकल्प है, तो आप दोस्तों क्या करिएगा, मान लीजिए कि एक पार्टी को आप अपनी सत्ता बनाए, अपना प्रतिनिधि बनाए दोस्तों। अगर मान लीजिए वो आपके हित में काम नहीं किए तो आप समझ गए कि अच्छा ठीक है बउआ भैया, अगली बार आपको हम नहीं लाएंगे। तो लोकतंत्र को दोस्तों सुदृढ़ करने के लिए क्या है, राजनीतिक पार्टी का होना दोस्तों अति आवश्यक होता है। आगे दिया है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने फीसद सीट होनी चाहिए, तो 10% होना चाहिए। जितना लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा का 10%। नंबर नहीं पूछ देगा तो मान लीजिए कि 550 सीट है लोकसभा में, तो इसका 10% निकालिएगा तो कितना होगा, इसका 10% हम निकालेंगे तो 0 0 कट गया, ये कट गया, ये कट, कितना बचेगा 55। मतलब कि 55 नंबर में रहेगा, मतलब सीट में रहेगा 55 या प्रतिशत में रहेगा 10। तो याद रखिएगा इसको। दोनों बातें यहाँ पर दी गई है। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी की स्थापना 1980 में से, अप्रैल 1980 में। याद रखिएगा कब, अप्रैल 1980, मतलब कि 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। याद ये भी ध्यान है आपको। अटल बिहारी वाजपेयी और जो आपके लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुने होंगे दोस्तों, ये सब क्या थे, एक प्रमुख नेता थे आपके ये बीजेपी के। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, तो इसमें से आपको बताना है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, अकाली दल या बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी दोस्तों क्या है, उस समय तत्कालिक समय में दोस्तों आपके क्या थे, ये राष्ट्रीय दल थे दोस्तों। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है। तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश का, अकाली दल क्या है, पंजाब का क्षेत्रीय पार्टी है, वहाँ का। ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी ये सब देख रहे हैं आप, क्या है ये सब आपका, तो राजनीतिक पार्टी है दोस्तों। इसको मतलब कि राष्ट्रीय पार्टी है, क्या है, राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कुछ शर्तें हैं, तो देखिए यहाँ पर शर्त दे दिया आपको। प्रथम शर्त है कि उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा विधानसभा में दोस्तों क्या करना है, 6% सीट जीतना है, मतलब वोट हासिल करना है। द्वितीय दिया है कि लोकसभा में कुल सीटों का 2% दोस्तों क्या करना है, यानी 11 सीटें दोस्तों 3 राज्यों से, एक राज्य से नहीं 3 राज्यों से। तृतीय शर्त दिया है कि कम से कम 4 राज्यों से उस क्षेत्रीय पार्टी को दर्जा प्राप्त हो, मतलब एक राज्य नहीं 4 राज्यों से अगर उसको क्या है प्राप्त है क्षेत्रीय पार्टी का, तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक पर दोस्तों, भारत और विश्व के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या, बरगद है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय प्रतीक दिया है, तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको पता ही होगा बहुत सारा चीज़ यहाँ पर, तो हम इसको क्या करते हैं, सुनाते नहीं हैं, बाकी देख लीजिएगा आप। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों अशोक स्तंभ है। वहाँ पर तो 4 चिन्ह देखते हैं अशोक स्तंभ पर। सारनाथ में जो है आपका उत्तर प्रदेश में दोस्तों, वहाँ पर 4 सिंह देखे होंगे। एक सिंह नहीं दिखता होगा, बाकी 3 सिंह दिखता होगा दोस्तों, मतलब 3 गो शेर आपको दिखता होगा। पीछे वाला शेर दोस्तों आपको नहीं दिखता होगा। इसको दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। यूके का राष्ट्रीय फूल क्या है, यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, मतलब समझिए तो इंग्लैंड दोस्तों, जो उसका सबसे बड़ा देश है। तो वहाँ का दोस्तों क्या है, गुलाब है, मतलब कि रोज क्या है उसका राष्ट्रीय पुष्प है। बाकी देखिए फ्रांस का आपका लिली हो गया, ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन बेटल हो गया, यूके का गुलाब का फूल हो गया, कनाडा का नेपल की पत्ती हो गई, भारत का कमल का फूल पता है, और मैक्सिको का डहेलिया हो गया दोस्तों। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों आपका हो जाता है ये सोने का शेर जो है दोस्तों, वो माना जाता है। देख लेते हैं क्या है, हाँ सोने का शेर ही है दोस्तों, क्या है आपका, सोने का शेर ही है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बाकी अलग अलग देश का दोस्तों यहाँ दिया राष्ट्रीय प्रतीक दिया है। श्रीलंका का सोने का शेर, ईरान का गुलाब का फूल, भारत का अशोक चक्र देख लोगे हम लोग, जापान में गुलदाउदी है, न्यूजीलैंड का कीवी, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, स्पेन का ईगल है, और अमेरिका का दोस्तों क्या है, गोल्डन रॉड है दोस्तों। वंदे मातरम किसने लिखा है दोस्तों, ये हमारा राष्ट्रगीत तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है दोस्तों। राष्ट्रगान बोलेगा तो रविंद्र ठाकुर या रविंद्र टैगोर जी ने लिखा था दोस्तों, याद रखिएगा इसको। पहली बार बोलेगा कब गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों क्या गया था, 1896 में दोस्तों इसको पहली बार गाया गया था। वहीं बोलेगा आपको राष्ट्रगान, तो 1911 का दोस्तों जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ पर इसको गाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आ रहे हैं, मतलब तिल्ली के बारे में बात करें तो 24 तिल्ली आपको बचपन से आप देखते आ रहे हैं उसमें। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, किस पर आधारित है दोस्तों, शक संवत। अगर बोलेगा शक संवत की शुरुआत कब हुई, 78 ईस्वी में। कब हुई थी, 78 ईस्वी में, जहाँ पर 78 ईस्वी है, याद है एडी है, जब क्या कनिष्क जो थे कुषाण वंश के शासक, उनका क्या होता है राजरोहण, मतलब गद्दी पर दोस्तों बैठे थे, उसी कहते हैं हम लोग शक संवत की शुरुआत मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गीत कौन है, तो आप वंदे मातरम है। राष्ट्रगान क्या है दोस्तों आपका, ये जनगण मन है, ये भी ध्यान देना है। आते हैं आगे हम लोग कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम आपको पता है कि मोर है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ये कब दिया गया दर्जा इनको, 1963 में दोस्तों दिया गया दर्जा राष्ट्रीय पक्षी का। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यह पहला मास कौन होता है, तो पहला जो मास पढ़ते होंगे हिंदी कैलेंडर के अनुसार हम लोग का भारतीय का, तो कैसे पढ़ते होंगे, जनवरी फरवरी तो नहीं बोलते होंगे, बोलते चैत बैसाख जेठ आषाढ़ बोलते हैं। तो पहले क्या बोलते हैं, चैत बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा पहला मास दोस्तों, चैत हो जाएगा, ये याद रखिएगा।
भारत में राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो भारत देखिए यहाँ पर क्या दिया, वैज्ञानिक नाम दे दिया राष्ट्रीय पुष्प का। मतलब राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा? कमल है। तो कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसीफेरा, नीलम्बो न्यूसीफेरा दोस्तों। इस तरह से आपको कभी कभी दे देता है, याद रखिएगा, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि कमल कमल है, लेकिन वैज्ञानिक नाम में थोड़ा फंसाने का काम करता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद है। क्या है? बरगद है, बनियान ट्री। बाकी जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं हमारे वो देख लीजिए। पक्षी मोर हो गया, पशु हो गया बाघ, ध्वज हो गया तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज, पशु हो गया कमल, राष्ट्रगान आपको पता जनगण मन, राष्ट्रफल आम हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया वंदे मातरम, राष्ट्रीय खेल हो गया हॉकी, और राष्ट्रीय प्रतीक हो गया अशोक स्तंभ, खजूर, 4 गो सिंह है दोस्तों वो। भारत का जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है दोस्तों? तो आपका ये गंगा का डॉल्फिन है दोस्तों, वो याद रखिएगा, जिसको 2009 में दोस्तों इसको दर्जा दिया गया था, ये भी ध्यान देना है। आगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव में निम्न से कौन है? तो हम लोग बात कर चुके हैं गंगेय डॉल्फिन दोस्तों। फिर है भारत में राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? तो हम लोग बरगद को देख चुके हैं। अब आते हैं भारत में आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएं। कुछ आयोग के बारे में बात करेंगे, कुछ संस्थाएं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सरकारी आयोग बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया था। क्या बनाया था दोस्तों? केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को जांचने के लिए, देखने के लिए दोस्तों इसका गठन किया गया था 1983 में। रिपोर्ट पेश करता है दोस्तों अपना ये 1987-88 में दोस्तों। बाकी आपका तो 63 क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में आपको पता है। कौन आयोग? संवैधानिक निकाय, मतलब कि संविधान में किसका उल्लेख नहीं है, किसको आप संविधान में नहीं पढ़े हैं। तो ये दोस्तों आप इसको पढ़े हैं, वित्त आयोग 280 अनुच्छेद। संघ लोक सेवा आयोग पढ़े होंगे 314 से लेकर 323 तक। चुनाव आयोग 324 से लेकर 329 तक। लेकिन ये जो कर्मचारी चयन आयोग पढ़ते हैं दोस्तों, ये नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग मतलब कि ये आपको देखने के लिए संवैधानिक दर्जा दोस्तों, मतलब कि ये संविधान में दोस्तों इसका उल्लेख नहीं किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर्मचारी चयन आयोग दोस्तों, याद रखिएगा इसको। आते हैं हम लोग आगे हमारा अगला क्वेश्चन है फजल ये यहाँ है। कौन संविधान के संविधानेतर हैं? संविधान के संविधानेतर मतलब कि जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान से अलग है। तो दोस्तों आपका नीति आयोग, योजना आयोग हो या ये नीति आयोग दोस्तों, वो क्या है? संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि सरकार अपने क्या है, अपने अनुसार उसका निर्माण किया है, ताकि क्या अपने देश में जो विकास के कार्य हैं उसको ठीक तरीके से हम संचालित कर सकें दोस्तों। बाकी लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग का दोस्तों उल्लेख हमारे संविधान में है। तो ये संविधानेतर याद रखिएगा, संविधान के बाहर जो है। फजल अली आयोग का गठन किया गया था, बता दिए थे किसके लिए? तो राज्य पुनर्गठन के लिए। जब क्या हुआ? भफाया था राज्यों का गठन के लिए दोस्तों ये बना था फजल अली आयोग। 1953 में पुनर्गठन आयोग बनता है, और अधिनियम बोला तो 1956 में दोस्तों बनता है, याद रखिएगा। इसमें 3 सदस्य रहते हैं, के एम पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, ये दोस्तों क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। न्यायमूर्ति फजल अली, ये ध्यान रखिएगा इनका। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग, ये दोस्तों ये भी बना था आपका केंद्र राज्य संबंध के लिए, बना था 1907 में, सॉरी 2007 में। कब बना था ये? 2007 में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो अपना इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को देते हैं। मान लीजिए कि वो पद पे नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। अगर इनका कार्यकाल के बारे में पूछ लेगा, कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाएगा दोस्तों वो इनके लिए उचित है। तो चलिए आगे चलते हम लोग। ये संघ लोक से मतलब कि यूपीएससी हो गया। बीपीएससी का बोले 6 वर्ष बाद, राज्य मतलब अलग हो जाता है। जिस तरह से आप देखते हैं इसका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कितना था कार्यकाल होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। वहीं हाई कोर्ट का कितना होता है? 6 वर्ष या आपका 62 वर्ष। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब यूपीएससी बीपीएससी दिमाग में डाले रखिएगा। सत्य कथन है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल आपका संवैधानिक निकाय है। क्या है आपका? ये संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करता है, नहीं राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, नहीं वित्त आयोग में 5 सदस्य नहीं होते हैं। हर 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, नहीं। तो इसमें कौन सा सही है आपका? ये सिर्फ केवल एक सही है आपका, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। बाकी 280 में दोस्तों राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसकी नियुक्ति करते हैं। इसमें 4 सदस्य होते हैं, ये देखिए यहाँ पर दे दिया आपको। आगे है कि वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है, चुनिए। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ये दोस्तों गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि राष्ट्रपति जो सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति उसके क्या करेगा? उसके सिफारिश को मानेगा, ऐसा बाध्यता उनको नहीं है। बाकी वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद की नियुक्ति संविधान में निर्धारित की गई है। अभी तक 15 वित्त आयोग दोस्तों गठन हो चुका है, लेकिन अभी बात करें तो अभी 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है दोस्तों, जिसके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं आपके? तो अरविंद पनगड़िया, उनका नाम दोस्तों याद रखिएगा। तो ये दोस्तों आपका 2018 में था। 2018 में दोस्तों क्या था? ये 15वां वित्त आयोग चल रहा था दोस्तों, याद रखिएगा। एनके सिंह क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। बाकी संविधान में 280 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया, ये भी याद रखिएगा। नियुक्ति कौन करता है? तो 5 वर्षों के लिए आपके राष्ट्रपति जी करते हैं।
वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो बता दिए कि राष्ट्रपति जी करते हैं। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। आगे है कि राज्य व्यवस्था के विविध, हम लोग अब पॉलिटी का विविध देख लेते हैं। बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है दोस्तों, 20-30 क्वेश्चन और है, तुरंत खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता नहीं होती है। लोकतंत्र में पावर किसके हाथ में होता है? तो दोस्तों जो सरकार थी उसके हाथ में पावर नहीं होता, पावर किसके हाथ में होता है? जनता के हाथ में। जो अंतिम पावर होता है वो जनता के हाथ में, क्योंकि जनता दोस्तों सरकार बना भी सकती है, जनता सरकार गिरा भी सकती है। तो इसीलिए याद रखिएगा जनता के हाथ में क्या होता है? सर्वशक्ति होता है दोस्तों। बहुलवादी विचारधारा समर्थित करती है राज्य की समाप्ति को, वर्गहीन एवं राज्यविहीन समाज को, राज्य के अधिकार सीमित करने को, राज्य अधिकार को बढ़ोतरी करने को। ये जो वर्गविहीन और वर्ग राज्यविहीन समाज दोस्तों उसकी स्थापना के लिए बात करने की दोस्तों क्या करता है? ये काम करता है दोस्तों। यहाँ ऊपर है क्या? 1 मिनट, हाँ बता दिया कि क्या है, ये वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना के समर्थन करता है, याद रखिएगा। आगे है आपका कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध के लिए क्या हुआ था? पहला दोस्तों आपका बना था संयुक्त अधिवेशन, जो अनुच्छेद 108 बता दिया था कि अब तक 3 बार हो चुका है। और पहला दहेज को लेकर के हुआ था। किसको लेकर हुआ था? दहेज कानून को लेकर के। तो दहेज निरोधक विधेयक को लेकर दोस्तों 1961 में आपका क्या हुआ था? आपका संयुक्त अधिवेशन दोस्तों हुआ था। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, बाकी 3 बार बता दिए थे। एक बार दहेज को लेकर के 1978 में बैंक को लेकर के हुआ था, और आतंकवाद निरोध इसको बताया था पोटा को लेकर दोस्तों, ये 2002 में हुआ था। जिला प्रशासन का आशय है, जिला प्रशासन का दोस्तों आशय किससे है? तो जिला प्रशासन का आशय दोस्तों जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन से, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में होता है वहाँ का लोक प्रशासन कैसे काम कर रहा है उससे दोस्तों संबंधित है, याद रखना है आपको ये भी। आगे बात करते हैं कि सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों एवं यूटी में दोस्तों क्या है? प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर दोस्तों ऐसा नहीं था, क्योंकि सूचना का अधिकार के लिए वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था दोस्तों, क्योंकि उनका अपना संविधान था, अपने अनुसार चलते थे। लेकिन 2019 के बाद दोस्तों वहाँ भी आपको सूचना का अधिकार दोस्तों ये देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। बाकी सूचना का अधिकार बोलेगा दोस्तों, ये 12 अक्टूबर 2005 को दोस्तों लागू हुआ था। कहाँ पर सबसे पहले लागू हुआ था? राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था दोस्तों। और इसका उल्लेख संविधान में किया गया है अनुच्छेद 19 में। यहाँ के अनुच्छेद 19 में दोस्तों किया गया है। मान लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपका एग्जाम में कितना नंबर आया है क्या नहीं, जैसे बिहार पुलिस में है तो बिहार पुलिस में क्या आता है कि आपका दोस्तों नंबर नहीं पता चलता है कितना नंबर लाए क्या हुआ। तो आप अपना नंबर पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपना सूचना का अधिकार RTI दोस्तों क्या कर सकते हैं? उसका फॉर्म आता है, उसको फॉर्म भर के दोस्तों कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं कि योजना किस सूची से संबंधित है। तो योजना दोस्तों क्या? समवर्ती सूची से आपका, जिस पे राज्य सरकार कानून बनाएगा और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकता है दोस्तों। तो ये समवर्ती सूची का विषय है, ये भी याद रखना है आपको। अब आते हैं आगे, राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों क्या? गैर सांविधिक संस्था है, मतलब कि इसका उल्लेख दोस्तों संविधान में नहीं किया गया। ये याद रखिए क्या? ये गैर सांविधिक संस्था दोस्तों है, कोई राजनीतिक संस्था ये नहीं है, याद रखिएगा। ये दोस्तों इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, याद रखिएगा। ये क्या करता है? ये जो पंचवर्षीय योजना था दोस्तों उसको अंतिम रूप से अनुमोदित करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों सुपर कैबिनेट इश्यू को बोलते हैं। जो के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को ही, जो के संथानम थे उन्होंने क्या किया था? इसको सुपर कैबिनेट दोस्तों कहा था, ये याद रखिएगा। बाकी नीति आयोग के बारे में कहानी जान चुके हैं। आगे आते हैं कि भारत में संविधान में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो कौन सी याचिका नहीं है? तो जो अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और 226 के द्वारा हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीड जारी करता है ना, उसी को हम लोग याचिका बोलते हैं। तो किसका उल्लेख नहीं है? तो ये व्यादेश जो है नहीं। तो बाकी आपका प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण और आपका उत्प्रेषण दोस्तों, ये 5 प्रकार के क्या है? रीट को जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ये याद रखिएगा। आते हैं आगे, भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की जो विदेश नीति है वो गुट निरपेक्षता की नीति पर था दोस्तों। गुट निरपेक्षता बता दिए थे कि 1945 के बाद क्या हुआ था? 2 महाशक्ति उभर करके आई थी, सोवियत संघ और अमेरिका। तो उसके गुट से दोस्तों अलग रहना ही क्या कहलाता था? गुट निरपेक्ष कहलाता था दोस्तों, मतलब किसी गुट में शामिल ना होना। इसका पहला बैठक हुआ था 1961 में बेलग्रेड में दोस्तों। आगे आते हैं, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम बना था दोस्तों। ये क्या करता है? महिला और पुरुष को दोस्तों उनके हितों की रक्षा करता है, याद रखिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य के लिए संप्रभुता होना जरूरी है। संप्रभुता कहने का मतलब कि अपना काम के लिए डिसीजन खुद लेना दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आप हैं और आपके जीवन का फैसला हम ले रहे हैं तो आप क्या है? संप्रभु नहीं है। तो राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है
संप्रभु होना। संप्रभु अगर आप हैं तो दोस्तों अपने राज्य के लिए आपके लिए बेहतर है, अगर नहीं है तो नहीं हो सकता है। अब दिया है कि भारत में वरीयता क्रम मतलब कि सबसे ऊपर कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो इस तरह से क्या है, उसी को बोलते हैं वरीयता क्रम। तो इसको फजाना सबसे ऊपर पता है कि राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के बाद कौन होगा दोस्तों, तो आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद फिर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद आइएगा राज्य में तो राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल। तो इस तरह से देखिए कौन कौन दिया है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दिया है, कैबिनेट, यहाँ राज्यपाल बाद में दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा, ये गलत हो गया। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये भी गलती हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राज्यों के राज्यपाल, हाँ ये देखिए, ये क्या है आपका सही है, ये आपका सही है, राज्यों के राज्यपाल होंगे। ये 4 आपको स्टार्टिंग का याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, छाट सकते हैं। देखिए यहाँ पर वरीयता क्रम दे दिया है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है, कभी कभी इससे प्रश्न दोस्तों बन जाते हैं। राष्ट्रपति पहले नंबर पे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति जो मतलब कि पहले रह चुके हैं वो, या उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश उसके बाद आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ये दोनों का मतलब कि एक समान ही है। फिर केंद्रीय मंत्री परिषद हो गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री अपने राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, सब 7वें नंबर पे आते हैं। तो सबसे पहले ऊपर कौन आएगा आपका, राष्ट्रपति। स्टार्टिंग का 2 4 5 याद रखिएगा, आप उसमें से छाट सकते हैं आसानी से। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है, क्या है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या होता है, संसदीय जो शासन होता है उसका मूल सिद्धांत होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। किसके प्रति, तो संसद मतलब कि लोकसभा के प्रति। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। निर्णायक मत क्या होता है, तो बता, ड्रॉ की स्थिति बताए थे। क्या होता है, ड्रॉ हो जाता है, टाई हो जाता है जब मैच, तो क्या करता है, लोकसभा के, विधानसभा के, राज्यसभा के कोई भी जो अध्यक्ष होते हैं, जब क्या होता है ड्रॉ हो जाता है तो उस समय क्या करते हैं, अपने निर्णायक मत का दोस्तों प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अब जिसके तरफ दे देंगे वो क्या होगा, दोस्तों जीत जाएगा। आगे बात करते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो क्या है बुनियादी परिणाम, तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। अगर सरकार को दोस्तों आप बनाए हैं तो सरकार का क्या होता है, जिम्मेदारी दोस्तों क्या होगा कि वो आपके प्रति जवाबदेही है दोस्तों, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका क्या करना है, ब्यौरा आपको देना है दोस्तों। ये क्या करता है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी चीज़ है दोस्तों, बेसिक बातें हैं। अब आते हैं कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था, तो बता दिए थे आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर बना था आपका 1953 में दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। भारत का 25वां राज्य कौन सा था, तो भारत का 25वां राज्य तो गोवा था। भारत का 25वां राज्य इसको 87 में बनाया गया था, 1987 में। बाकी 2000 में बताया 36, उत्तर झारखंड बताए थे कितना बना था, 28 हो गया था। 28 में बोला तो झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। और 29वां राज्य बना था आपका कौन, तेलंगाना। लेकिन अभी वर्तमान में कितने 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके उसको यूटी बना दिया गया दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बातें हैं आपके लिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने के लिए मिलेगा दोस्तों आपको स्विट्जरलैंड में। कहाँ मिलेगा, स्विट्जरलैंड में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। आपका जो प्रजातंत्र 2 तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो जो प्रत्यक्ष रूप से जो देखा जाता है वो कहाँ देखा जाता है, स्विट्जरलैंड में। देखिए बता दिया है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में तात्पर्य कानूनी निर्माण में जनता की सीधे सहभागिता होती है। इस प्रणाली में जनता सरकार को कभी भी सत्ता से हटा सकती है। इसका अस्तित्व स्विट्जरलैंड में है। भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन सहित अन्य देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली है। भारत में संसदात्मक प्रणाली तथा अमेरिकी में अध्यात्मक प्रणाली दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ है, तो आपका स्विट्जरलैंड में दोस्तों देखने के लिए मिलता है। राज्य का मूलभूत तत्व क्या है, तो इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, संप्रभुता है दोस्तों। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन है, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका दोस्तों जो क्या करती है, कानून को लागू करती है, विधायिका कानून बनाती है, और न्यायपालिका दोस्तों कानून संवैधानिक है कि नहीं है उसको देखने का काम करती है। अब बोलेगा कार्यपालिका कौन है, तो जो भी आपके मंत्री है, मतलब कि केंद्र पे राज्य में जो मंत्री है वो दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए, ये सब क्या है, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। विधायिका मतलब जो कानून बनाते हैं, कानून को बनाती है हमारे देश के लिए, तो दोस्तों संसद बनाती है, लोकसभा, राज्यसभा। आइएगा राज्य में तो विधानमंडल हो जाता है, विधान परिषद, विधानसभा। और न्यायपालिका के बारे में पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे हम लोग, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। महापौर जो नगर निगम में देखते होंगे दोस्तों, क्या होता है, एक महापौर होता है। तो पहला जो नगर निगम की स्थापना हुई थी हमारे भारत में, वो मद्रास में दोस्तों हुआ था 1688 में, अंग्रेज के समय में। याद रखिएगा, ये प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। महापौर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। लोकतंत्र जनता का, ये तो आपको पता ही होगा, ये आप पढ़ते आ रहे होंगे, अपने मिडिल स्कूल से भी पढ़ते आ रहे होंगे। लोकतंत्र का परिभाषा कौन दिए थे, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें क्रम के दोस्तों राष्ट्रपति थे। ये कौन, अब्राहम लिंकन। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, तो महापौर, अभी बता दिए। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का दोस्तों होता है। पहला नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ था, तो मद्रास में 1688 में।
संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दोस्तों निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के लिए बताया गया है। बाकी इसका उल्लेख आपका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A में और आपका मौलिक कर्तव्य का 11वां जो मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, उसमें भी दोस्तों चर्चा की गई है। बाकी जो आपका अनुच्छेद 45 है दोस्तों, उसमें आपका आंगनबाड़ी के बारे में बताएगा, जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम लागू हुआ था, ये दहेज के लिए था दोस्तों। दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो 5 वर्ष की सजा है, ये आपको क्या है, गलत है। दहेज को लेकर के देख लेते हैं क्या है, दहेज को लेकर के आपका 5 वर्ष क्या है, गलत है। ये ध्यान देने वाली बात है। क्या है, दहेज 1961 जुलाई 61 में अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने या देने वाले दोनों स्थिति 5 वर्ष की सजा होने, न केवल मांगने वालों को, मतलब दोनों तरफ के जो दहेज दे रहे हैं उनको भी या दहेज ले रहे हैं उनको, दोनों को दोस्तों क्या होगा, 5 वर्ष का सजा होगा। तो वहाँ पर सिर्फ एक तरफ का दिया, इसलिए क्या गलत है वो। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद मतलब कि जहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकृत होता है। तो सत्ता का केंद्रीकरण क्या है दोस्तों, यही गलत है आपका। विकेंद्रीकृत मतलब कि सत्ता को हम क्या कर रहे हैं, शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार में दोस्तों इस तरह से बांट करके क्या कर रहे हैं, अपने शासन को चला रहे हैं। तो हमारे भारत में क्या देखने के लिए आपको मिलता है? किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो हम लोग देख चुके हैं कि स्विट्जरलैंड में तो क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें जब स्विट्जरलैंड में जो कानून बनता है उसमें जनता की सीधे सहभागिता रहती है। हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। B.R. अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनमें से किसके साथ संबंधित नहीं थे, मतलब उनका संबंध किससे नहीं था दोस्तों? तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से तो था, बौद्ध धर्म से था, राज्य पुनर्गठन आयोग से दोस्तों नहीं था इनका संबंध। क्योंकि बौद्ध धर्म दोस्तों जब अंतिम समय जब इनका जीवन कराता है दोस्तों, तो 1956 में क्या करते हैं, जितने भी निम्न वर्ग के लोग होते हैं, दलित वर्ग के लोग होते हैं दोस्तों, उनसे आग्रह करते हैं कि आप क्या कीजिए, आप बौद्ध धर्म को अपनाइए, क्योंकि बौद्ध धर्म में किस प्रकार छुआछूत आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों अपने जीवन के अंतिम समय में B.R. अम्बेडकर ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण दोस्तों किया था। बाकी संविधान निर्माण प्रक्रिया में दोस्तों ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। वो पूछ रहा था किसका संबंध, मतलब किसके संबंधित ये नहीं थे B.R. अम्बेडकर, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से दोस्तों संबंधित ये नहीं थे। बाकी सब जो हम लोग बात किए उससे ये थे। आगे कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिक को ईमानदार और उत्तरदायी तो होना चाहिए। तो बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए दोस्तों। ये जो आपका देख रहे हैं सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, तो ये गलती है। जहाँ पर आपको 2 दिख रहा है वो गलती कर दीजिए, जहाँ पर 2 दिख रहा है गलती कर दीजिए, 2 यहाँ दिख रहा है गलती कर दीजिए, 2 यहाँ दिख रहा है गलती कर दीजिए। कैसे आप और छाटिए को बता रहे हैं, गलती गलती गलती, तो कहाँ पर आपका सही दिख रहा है, 2 नहीं है, तो इसमें 2 नहीं, तब का दोस्तों 1 3 4 आपका क्या आएगा, सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में सिर्फ क्या करेंगे, जो शिक्षित है वही, जो अशिक्षित वही भी वोट दे सकते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए। तो ये हमसे बात कर चुके, अब्राहम लिंकन का था, जो अमेरिका के 16वें क्रम के राष्ट्रपति दोस्तों थे। दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने की थी? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जैसे उन्होंने क्या किया था, दल विहीन जनतंत्र मतलब कि लोकतंत्र की दोस्तों स्थापना की उन्होंने बात की थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बाकी हम लोग आगे आते हैं। आगे हमारा क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार है। भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार किसको है? तो ये क्या है, तो मतदान दोस्तों आपको पता है क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है, जिसमें क्या है दोस्तों, अनुच्छेद बता देते, अनुच्छेद 3 दूनी 6 326 में दोस्तों क्या है, इसका उल्लेख किया गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या दिया है, संवैधानिक अधिकार दिया है, नहीं, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। अच्छा, इस पर हम देखेंगे, संविधान में तो इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ पर दे रहा है आपका ऑप्शन डी दे रहा है। डी में क्या है आपका, डी में है आपका कानूनी अधिकार। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि भारत में मतदान करने के चुने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 171A के तहत परिभाषित किया गया है। ध्यातव्य है कि भारत के संविधान में मतदान की अधिकार की गारंटी 326 के तहत दी गई है, इसलिए यह एक संवैधानिक अधिकार भी है। तो अच्छा, दोनों ऑप्शन हो सकता है। देखिए वहाँ पर अब आयोग क्या माना उसका आंसर, क्योंकि संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों, क्योंकि भारतीय दंड संहिता जो है दोस्तों उसमें भी इसका उल्लेख किया गया मतदान के बारे में। कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो ये जो उत्प्रेषण है दोस्तों वो जारी कर सकता है। बाकी जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण वो हम लोग के लिए होता है। अगर मान लीजिए कोई भी हम गिरफ्तारी के संरक्षण के लिए, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। परमादेश, अगर आप किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट देता आदेश तो उसको मानना है दोस्तों। प्रतिषेध दोस्तों मतलब रुकावट के लिए दोस्तों कि आपके वो दायरे में काम नहीं है, उसको छोड़ करके हमारे पास भेज दीजिए।
भारत में राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होती है? तो जो कार्यपालिका होती है दोस्तों वो विधायिका के अंतर्गत होती है। मतलब कि जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है वो किसके अंडर में है दोस्तों? तो वो जो संसद है दोस्तों उसके अंडर में, मतलब विधायिका के अंडर में, याद रखिएगा, वो उसके अधीन होकर के काम करती है दोस्तों। आगे है बाकी जो न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। न्यायपालिका क्या है दोस्तों? स्वतंत्र है। न्यायपालिका पे किसी का अधिकार नहीं है। सीरिया के राष्ट्रपति दोस्तों वो क्या थे उस समय? ये आपका उस समय करंट अफेयर था दोस्तों, अभी आपका एक जीके बन गया है। तो बशर अल असद दोस्तों थे 2016 में दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल में था, तो ये उस समय करंट अफेयर था। तो बशर अल असद क्या हो जाएगा? सीरिया के उस समय राष्ट्रपति थे। सीरिया की राजधानी बोलेगा दमिश्क, क्या है दोस्तों? सीरिया की राजधानी है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम सुने होंगे। प्रथम उप प्रधानमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी है। पहले गृह मंत्री या पहले उप प्रधानमंत्री दोनों दोस्तों क्या है? ये रहते हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों यही क्या हमारा क्या था? अंतिम क्वेश्चन था। इस तरह से हमारा क्या होता है दोस्तों? खत्म होता है पॉलिटी सीरीज। तो जितने भी पार्ट करवाए हैं, 3 पार्ट कराए हैं, तीनों पार्ट को दोस्तों देख लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन अगर होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा। उसमें दोस्तों हम संशोधन करने का प्रयास करेंगे और आगे से हम क्या करेंगे उसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों। बाकी हमारा पॉलिटी भी खत्म हो गया है। अब जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा आपको हमें कमेंट करके बताइएगा, उस पर दोस्तों क्या करेंगे वही हम चालू करेंगे। नहीं तो हम तो सोच रहे थे अब ज्योग्राफी या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो जैसा आपको सुविधा हो बताइएगा, क्योंकि हमारे पास समय दोस्तों कम है। कम समय में दोस्तों आपको सभी चीज़ हमको कराना है दोस्तों। आगे तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा और जैसे जैसे बताए हैं उसी तरह काम कीजिएगा। बाकी दोस्तों पीटी का जो रिजल्ट है रिटर्न का दोस्तों वो आपके हाथ में होगा। बाकी तैयारी मन लगा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।